हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सॉल्यूशन का ही टॉपिक चल रहा था। सॉल्यूशन के अंदर हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म्स कर चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब आपका हो चुका है। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। उसी के अंदर आगे हमारे पास टॉपिक है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सोलुबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज द सोलुबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोलुबिलिटी। क्या है? सोलुबिलिटी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। क्या होती है सोलुबिलिटी? बेटा ये किसी भी सब्सटेंस की होती है। सबसे पहले तो क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की होती है सोलुबिलिटी। तो ये क्या कह रहा है सोलुबिलिटी के बारे में? आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और हमने क्या किया, उसको डिजोल्व कर दिया किसी सॉल्वेंट में। क्या कर दिया बेटा? किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है। कोई सब्सटेंस है, उसको हमने क्या किया है? किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है। गिवन अमाउंट है इसकी, क्या है? कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है। हमने क्या है, इसकी अमाउंट को फिक्स करना पड़ेगा। अमाउंट स्पेसिफाइड अमाउंट है कुछ, या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। मान लेते हैं स्पेसिफिक का मतलब आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, 200 ग्राम लिया है, आपने फिक्स करना है। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट जब हम सॉल्वेंट की लेते हैं, लेट अस कंसीडर मैंने 100 ml ले लिया सॉल्वेंट, या 100 ग्राम ले लिया, उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो सकता है, मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो सकता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? सोलुबिलिटी नाम दिया जाता है। ये सोलुबिलिटी किसके लिए होती है? सोलुबिलिटी सब्सटेंस की है जिसको आप डाल रहे हो, जिसको आप डिजोल्व कर रहे हो। तो क्या है? सोलुबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस दैट इट्स can maximum dissolve, that it can maximum dissolve in the specified amount of the solvent, in the specified amount of the solvent। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितना ये मैक्सिमम डिजोल्व किया जा सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज नोन एज सोलुबिलिटी। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? सोलुबिलिटी नाम दिया जाता है। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को किसी भी सॉल्वेंट में पर्टिकुलर अमाउंट में कितना डिजोल्व करोगे, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? सोलुबिलिटी। क्या नाम दिया जाता है उसको? सोलुबिलिटी नाम देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने शुगर लिया है। क्या लिया है? शुगर लिया है और उसको मैं वाटर में डिजोल्व कर रहा हूं। लेकिन वाटर आपने कितना ले लिया? लेट अस कंसीडर मैंने वाटर को 100 ml लिया। कितना लिया बेटा? 100 ml। अब इस 100 ml वाटर में आप कितनी शुगर ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व कर सकते हो बेटा? कभी भी आप किसी भी सब्सटेंस को किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हो ना, तो वो एक हद तक लिमिट में डिजोल्व होता है। उसके बाद क्या है? वो डिजोल्व होना बंद हो जाता है। जैसे आप चीनी 100 ml वाटर में मिलाओगे तो जब तक थोड़ा थोड़ा मिलाते रहोगे मिलता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जब शुगर इस वाटर के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो वो मैक्सिमम अमाउंट इस शुगर की, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? सोलुबिलिटी नाम दिया जाता है। उसे क्या नाम देते हैं? सोलुबिलिटी। और ये कह रहा है जो ये सोलुबिलिटी है ना बेटा, ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उस सोलुबिलिटी को भी हम देखेंगे। लेकिन बेटा एक और बता देता हूं, ये सोलुबिलिटी कोई जरूरी नहीं है। कोई गैस है, वो किसी लिक्विड में कितनी डिजोल्व होती है, कितनी ज्यादा अमाउंट में घुल सकती है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट अपने लिक्विड के लिए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी गैस डिजोल्व हो सकती है, उसे भी हम क्या नाम देते हैं? इस गैस की सोलुबिलिटी नाम दिया जाता है। तो डिजोल्व कुछ भी हो सकता है, उसकी कितनी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होती है, उस सब्सटेंस की उस अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं? सोलुबिलिटी नाम दिया जाता है। उसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? सोलुबिलिटी नाम देते हैं। बोलो बेटा समझ आया ही नहीं आया? डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज नोन एज सोलुबिलिटी। उसे हम क्या नाम देते हैं? सोलुबिलिटी नाम देते हैं। चले फिर आगे बेटा, अब आगे देखते जाइएगा। सोलुबिलिटी के आगे है डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब आगे देखिएगा। अब आप दो टाइप की सोलुबिलिटी पढ़ोगे बेटा अपने इस चैप्टर में। दो टाइप की कौन कौन सी है? पहली देखिएगा सोलुबिलिटी ऑफ, पहली है सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर
कितना सॉलिड डिजोल्व हो सकता है, वो सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हमारे पास नया टॉपिक ये है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर्स इसकी किसी भी सॉलिड की लिक्विड में डिजोल्व होने की टेंडेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे से डालना, सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते टाइम काम आते हैं। जैसे कि आप एक कोल्ड वाटर लो, क्या लो, कोल्ड वाटर लिया, उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी, क्या डाल दी, शुगर। और एक हॉट वाटर लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, शुगर को डिजोल्व कर दिया। क्या डिजोल्व कर दिया बेटा, शुगर। किस में इजीली डिजोल्व होगी, हॉट वाटर के अंदर ज्यादा डिजोल्व होती है, कोल्ड वाटर में क्या कम डिजोल्व होती है। तो बेटा यही कह रहा है कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोलबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्या पढ़ेंगे, सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करने के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहला फैक्टर है बेटा, सबसे पहला फैक्टर क्या है वो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा, फैक्टर्स को पढ़ने से पहले एक दो चीजें आपको पता होना चाहिए। पहले ये कह रहा है डिजोल्यूशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजोल्यूशन। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, डिजोल्यूशन क्या होता है। एक आपके पास पूछा जाता है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ये दो तीन टर्म है जिनका आपको पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, आप किसी भी सोल्यूट को मैंने लिया और उस सोल्यूट को सोलवेंट में मिला दिया। क्या किया बेटा, मैंने किसी भी सोल्यूट को लिया और उसको सोलवेंट में मिला दिया। अगर आप सोल्यूट को सोलवेंट में मिला रहे हो तो एक बात बताओ बेटा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अरे मैंने बताया था कंसंट्रेशन का मतलब होता अमाउंट ऑफ सोल्यूट। आप सोल्यूट को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्योंकि सोल्यूट के अमाउंट को ही कंसंट्रेशन बोलते हैं। और मैंने सोल्यूट मिला दिया किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन। व्हेन ए सोल्यूट एडेड इनटू द सॉल्वेंट देन इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है बेटा, डिजोल्यूशन। अरे कोई सॉल्वेंट लिया, आपने सोल्यूट मिला दिया। अरे अकेले सॉल्वेंट की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती बेटा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सोल्यूट की सोल्यूट के अमाउंट को बोलते हैं। आपने सोल्यूट डाला तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाया तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिजोल्यूशन नाम दिया जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, डिजोल्यूशन। तो व्हेन द सोल्यूट एडेड इनटू द सॉल्वेंट देन इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, डिजोल्यूशन। आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम क्रिस्टलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या कह रहा है, अब क्रिस्टलाइजेशन देखिएगा बेटा क्या होता है। अब मैंने क्या किया, आप कह तो रहे हो, मैंने कोई सोल्यूट लिया, कैसा लिया, सॉलिड। क्यों, सॉलिड लिक्विड ले रही है, ये मैंने ले लिया। और ये जो सॉल्वेंट है ये ले लिया, ठीक है, लिक्विड है ये। इसके अंदर मैं ये सोल्यूट डालता गया, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूं। तो ये सॉलिड इस सॉल्वेंट में, इस जो लिक्विड है जिसको मैंने सॉल्वेंट माना है, इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, डिजोल्व। जैसे कि आप वाटर लिया, उसमें शुगर डाल रहे हो तो वो डिजोल्व होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा। जब आप डालते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा, क्या आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सॉलिड सोल्यूट इस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना रुक जाएगा, आगे डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं बताऊंगा। आपने +1 में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ये टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो एक समय ऐसा आएगा जब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। आप जैसे ही आपने शुगर डाली तो आपको ऐसे लगेगा शुगर डिजोल्व ही नहीं हो रही है, उसके अंदर एज इट इज रहेगी, लेकिन रियल में बेटा अब भी डिजोल्व हो रही है, लेकिन जो नीचे शुगर
रह गई है वो कहां से आई वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन क्या है आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा शुगर डिजोल्व होना बंद हो गया है। क्या हो गया है? यानी कि जब आप सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो एक हद तक, एक लिमिट तक डिजोल्व होता है, उसके बाद डिजोल्व होना क्या हो जाता है? रुक जाता है। उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है बेटा? सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट कंटिन्यूअसली एडेड इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट देन ए टाइम ए पॉइंट वी ऑब्टेन एट व्हिच नो डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, एट व्हिच नो डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट को बेटा हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन पॉइंट नाम दिया जाता है। क्या बताया मैंने? व्हेन ए solid solute continuously added into the liquid solvent then we obtain a point at which no further dissolution of solid in liquid takes place। उसके बाद solid liquid में और ज्यादा डिजोल्व नहीं होगा। that point is known as saturation point। उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है बेटा? सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन पॉइंट नाम दिया जाता है। और उस सॉल्यूशन को सॉलिड और सोल्यूट और जब सॉल्वेंट मिले तो कंटिन्यूअसली डालते गए तो सॉलिड इस लिक्विड में डिसॉल्व होना बंद हो गया। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आप और ज्यादा सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, आप और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते। एक हद तक सॉल्यूट डाल सकते थे, वो डल चुका है, अब आप और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते, इसलिए उस सॉल्यूशन को हम कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आप उसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते। तो सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया बेटा? तो क्या है? इट इज द सॉल्यूशन इन विच no more solute can be added, no more solute can be added, जिसके अंदर और ज्यादा solute आप ऐड नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या होता है बेटा जब सैचुरेशन पॉइंट होता है? तो क्या होता है यहां पे देखते जाइएगा। ये मैंने कोई वाटर या आपने लिक्विड लिया सॉल्वेंट, आप इसके अंदर कोई सॉलिड सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये आपके पास लिक्विड था, ये डिजोल्व होता गया। लेकिन क्या है, एक समय ऐसा आएगा जब ये डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए। इस लिक्विड के अंदर ये सॉलिड डिजोल्व हो रहा था, लेकिन जब एक पॉइंट ऐसा आ गया जब डिजोल्व होना बंद हो गया। डिजोल्व होना बंद नहीं हुआ बेटा, अब भी डिजोल्व हो रहा है, लेकिन हो क्या गया? जितनी अमाउंट में ये सॉलिड इस लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, उतनी अमाउंट में इस लिक्विड के अंदर से वापिस आपका सॉलिड निकल रहा है। वापिस क्या है? जो डिजोल्व था, पहले से घुला हुआ था, वो बाहर निकल जाता है और नया डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये टैंक लिया 100 ml का। कितने ml का? 100 ml का एक टैंक, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया। मैं यहां से इसमें से वाटर निकाल रहा हूं, जितनी स्पीड से निकाल रहा हूं उतनी स्पीड से मैं इसमें ऊपर से वाटर डाल रहा हूं। ये बताओ, इसका लेवल यहां पे था टैंक का, इस टैंक के लेवल में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होगा? कुछ में से आप ये कहेंगे सर नीचे से वाटर निकाल रहे हैं तो ये खाली हो जाएगा। अरे खाली कैसे होगा? जितनी स्पीड से ऊपर से डाल रहे हैं उतनी स्पीड से नीचे से निकाल रहे हैं, तो इसका लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको ये लगेगा ये खाली हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और रियल में क्या हो रहा है बेटा? नीचे से जो ये पहले भरा हुआ पानी था ये निकल रहा है और नया पानी डल रहा है। वैसे इसके अंदर होता है बेटा, आपने जो सॉलिड डाला नया, वो तो डिजोल्व हो गया, और जो पहले से इसमें सॉलिड डिजोल्व है वो वापस निकल गया। इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्या होने लग जाता है? क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाता है। तो क्या है? एट द सैचुरेशन पॉइंट, क्या लिखोगे? एट द सैचुरेशन पॉइंट व्हेन वी ऐड मोर सॉलिड, देन इट डिजोल्व बट द सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। इट मींस क्या हो गया? इसका मतलब इट मींस वी ऑब्टेन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हो गया? हमें इक्विलिब्रियम मिल गया। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना डिजोल्व हो रहा है, जितना सॉलिड डिजोल्व हो रहा है, उतना ही वापस क्या हो रहा है?
क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस किस में आ गए? इक्विलिब्रियम में आ गए बेटा। किस में आ गए? इक्विलिब्रियम में। जितना सॉलिड नया डिजोल्व हो रहा है उतना ही सॉलिड क्या है, वापस क्रिस्टल में चेंज हो रहा है। तो देखो, क्रिस्टल का मतलब वापस सॉलिड का बनना, और डिजोल्व का मतलब सॉलिड का लिक्विड में डिजोल्व होना। ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। लेकिन किस पॉइंट पे आते हैं ये? सैचुरेशन पॉइंट पे। किस पॉइंट पे आते हैं बेटा? सैचुरेशन पॉइंट पे आते हैं। बोलो बेटा, डिजोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पूरा प्रोसेस समझ में आया नहीं आया? मैंने इतना लंबा चौड़ा इसलिए समझाया ताकि आपके लिए इजी रहे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? तो आप नोट डाउन कीजिएगा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो आपको क्या मिल गया बेटा? आप डिसोल्यूशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब आप एक्सेस में सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। जितनी अमाउंट में डिसोल्यूशन होगा उतनी अमाउंट में वापस क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। अब आगे अब आते हैं हम हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिड इन लिक्विड की सोलबिलिटी को। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अब सुनिएगा ध्यान से। तो आप बढ़ते हैं आगे। हम अब देखिएगा, सबसे पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो आपने किसी भी सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो इन दोनों का नेचर कैसा है? नेचर का मतलब क्या बेटा? नेचर का मतलब आप अच्छे से जानते हो, आपने प्लस वन में पढ़ा था। केमिस्ट्री के अंदर एक रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। कौन सा रूल होता है बेटा? लाइक डिसॉल्व लाइक रूल होता है। और ये रूल क्या कहता है? इस रूल के अकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पूरी मन लगा के। ये रूल कहता है कोई पोलर सब्सटेंस होगा ना या कोई पोलर सॉलिड होगा तो वो क्या होगा? पोलर लिक्विड में ही डिसॉल्व होगा। किसमें डिसॉल्व होगा? पोलर लिक्विड में। देखो, लाइक पोलर, ये भी पोलर, इसे बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा बेटा? नॉन पोलर में। नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब आधे से ज्यादा बच्चे कहेंगे सर ये नॉन पोलर क्या आ गया, पोलर क्या आ गया? बेटा सब कुछ बताऊंगा, आप मेरे साथ बने तो रहिएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। वैसे ये प्लस वन की कहानी है लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। क्या मतलब है? पोलर का मतलब वो सब्सटेंस जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं पोलर। अगर ऐसा कोई है तो वो अपने जैसे में ही डिसॉल्व होगा, इसे बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई ऐसा है जो नॉन पोलर है जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। तो ये क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल लेते हैं? आपके पास बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, फिर भी हम एक दो एग्जांपल रख देते हैं। तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वी कैन डिसाइड वेदर द सॉलिड विल बी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड और नॉट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इट फॉलो लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। कौन सा रूल फॉलो करते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। ए पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन द पोलर लिक्विड एंड ए नॉन पोलर सॉलिड डिसॉल्व इनटू द नॉन पोलर लिक्विड। फॉर एग्जांपल, आपकी जो शुगर है, आपकी जो शुगर है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो आपका शुगर है ना, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? सॉरी, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और वाटर में HOH। वाटर किस में टूटता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहां से भी शुगर वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, इस पे भी पॉजिटिव। देखो, शुगर के अंदर क्या है? OH ग्रुप, जिनके ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। यहां पे वाटर है, वाटर के अंदर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये कैसे हो गए दोनों सेम? यानी कि ये भी पोलर और ये भी कैसा हो गया? पोलर। इसलिए कौन सा रूल लगता है? लाइक डिसॉल्व लाइक। तो शुगर आपको पता अच्छे से, घर पे देखते हो बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। तो शुगर वाटर में क्या होती है बेटा? डिसॉल्व होती है। क्या होती है? डिसॉल्व होती है शुगर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो ये क्या? पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन द पोलर लिक्विड, नॉन पोलर सॉलिड डिसॉल्व इनटू द नॉन पोलर लिक्विड। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? अरे एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मैं क्या करता, घी ले लिया। घी कुछ हद तक सॉलिडिटी होती है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की। तो आप सबको पता घी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि घी नॉन पोलर है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं है। लेकिन वाटर कैसा है? पोलर है, इसलिए क्या होगा? ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या है? On the basis of nature of solid and liquid, we can decide is the solid dissolved in the liquid or not, because according to chemistry it follow like dissolve like rule.
लाइक डिजोल्व, लाइक क्या कहते हैं, इट मींस ए पोलर सॉलिड डिजोल्व इनटू द पोलर लिक्विड एंड ए नॉन पोलर सॉलिड डिजोल्व इनटू द नॉन पोलर लिक्विड। तो आपका एक फैक्टर हो गया बेटा, कौन सा फैक्टर हो गया, सॉलिड जब लिक्विड में डिजोल्व होते हैं तो उनको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, नेचर। किसका नेचर, सॉलिड का भी नेचर और किसका नेचर, लिक्विड का भी नेचर। आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर सेकंड फैक्टर देखते हैं। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया, नेचर ऑफ द सॉल्यूट कैसे अफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब सेकंड फैक्टर देखिएगा, सेकंड फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। बेटा यहां पे हम जो बात करेंगे वो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है ना उनकी बात करेंगे, एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए यहां पे यूनिवर्सलिटी, यानी कि क्या क्या रही है। ये कह रहा है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो टेम्परेचर के इफेक्ट की बात का हमें तब पता होगा जब आपको +1 का थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स का पता होगा। और +1 के थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था दो टाइप के प्रोसेस होते हैं बेटा, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। बोलो बेटा सुने थे या नहीं सुने थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं सुने थे तो आज सुन लो, आपको +2 में बहुत जगह तंग करेंगे अदरवाइज। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक क्या होता है एंडोथर्मिक। एक्सो मींस जिनमें से हीट रिलीज होती है, क्या होती है बेटा, हीट रिलीज होती है, और एंडो मींस जिनमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब और रिलीज में अंतर देखिए बेटा क्या है, इसमें रिलीज निकल रही है, अरे किसी भी चीज में से हीट कब निकलेगी, जब उसके पास ऑलरेडी ज्यादा होगी। तो क्या है, ये ऐसे प्रोसेस है जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा होती है हीट। अगर मैं इनको टेम्परेचर और दूंगा तो वो इसे को कैसा बना देंगे, अनस्टेबल। कैसा बना देंगे, अनस्टेबल, क्योंकि इनमें से पहले ही हीट ज्यादा है, उसको ये छोड़ रहे हैं, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हीट अब्जॉर्ब मतलब इनको हीट की जरूरत है, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये तो स्टेबल हो होंगे, इनको हीट की जरूरत थी, आपने टेम्परेचर बढ़ा के इनको हीट दे दी। तो क्या है, जिन प्रोसेस को हीट की जरूरत है वो एंडोथर्मिक, और जिन प्रोसेस को हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें हीट निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसलिए एक ट्रूथ बताता हूं बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बेटा, लो। क्यों, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हीट ज्यादा है। अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगे, और उनको हीट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनको तो कैसे टेम्परेचर की जरूरत है, लो। लेकिन क्या है, ये एंडोथर्मिक, उनके पास हीट की कमी है, वो हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को कैसा रखना पड़ेगा बेटा, हाई। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा माइंड में, दिलो दिमाग में, या इसको भी एक टॉपिक नाम दे दीजिएगा, ये एक इक्वेशन मान लीजिएगा भी, ये एक इक्वेशन है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर हाई होना चाहिए, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो। और इसको भी अपने घर वालों का एक नाम दे दो भाई, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी उस नाम से, आपके घर में कोई भी अच्छा नाम जो आपको सबसे अच्छा लगता हो वो नाम दे दो बेटा, तो आपको याद रहेगा, हाँ भाई ये वो इक्वेशन है जो मैंने अपने घर वालों का नाम दिया था। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर लो और एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई। इतना पता चल गया बेटा। अब आइए आपका सोल्युबिलिटी। अब मान लेते हैं मैं किसी सॉलिड को डिजोल्व कर रहा हूं लिक्विड में, किसमें डिजोल्व कर रहा हूं, लिक्विड में डिजोल्व कर रहा हूं। जब ये सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होगा तो ये देखा जाता है बेटा, ये कैसा प्रोसेस है, क्या किया जाता है, इसको देखते हैं ये कैसा प्रोसेस है। नॉर्मली एक एग्जांपल पेश करता हूं, जब आप शुगर को लिक्विड में डिजोल्व करते हो या शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हो तो बेटा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए अगर मैं ज्यादा अमाउंट में शुगर को वाटर में डिजोल्व करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर कैसा करना पड़ता है, हाई। अरे घर पे चाय बनाते हो तो क्या कोल्ड वाटर में चीनी डिजोल्व हो जाती है, नहीं होती, हॉट वाटर में चीनी डिजोल्व होती है। क्यों, क्योंकि शुगर का वाटर में डिजोल्व होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और हॉट वाटर का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई। इसलिए कह रहा है जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर हाई चाहिए, और अगर किसी सॉलिड को आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो और अगर वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर कैसा चाहिए बेटा, उसके लिए आपको कैसा टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। कैसा टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए।
ये था बेटा डिजोल्यूशन के बारे में। जब कोई सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हो तो सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर आप लोगे। इट डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इफ द डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस देन द टेम्परेचर हाई, solubility of solid in liquid high. If the solubility of solid in liquid is exothermic, then we require low temperature to dissolve maximum amount of solid in liquid. तो किसी भी solid को अगर आप ज्यादा से ज्यादा liquid में dissolve करना चाहते हो तो पहले आप उसका प्रोसेस देखो। एक्सोथर्मिक है तो हम कहेंगे उसके लिए लो टेम्परेचर रखेंगे, एंडोथर्मिक है तो हम कहेंगे उसके लिए कैसा टेम्परेचर रखेंगे बेटा, हाई टेम्परेचर। कैसा रखा जाएगा? तो ये था बेटा सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। क्या था ये? सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। बोलो समझ आया या नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में एक और बताऊंगा, पहले आप नोट डाउन कीजिएगा। एक बात पते की और बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी है। एक और बात क्या बेटा, कभी कभी क्या होता है, आप जैसे कि Na2CO3 सबने सुना है, Na2CO3 10H2O इसके साथ होता है, सुना ना? ये क्या होता है बेटा, अगर मैं 31.4 डिग्री सेल्सियस तक, क्या 31.4 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर वाटर डिजोल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वाटर डिजोल्व कर रहा हूं, तो डिजोल्व होगा, क्या होगा, डिजोल्व होगा, डिजोल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन अगर इससे हाई टेम्परेचर हो गया, अबोव देन 31.4, तब ये डिजोल्व होना कम हो जाएगा। डिजोल्व होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके इस टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या नाम दिया जाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ Na2CO3। तो पता होना चाहिए बेटा Na2CO3 का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या लिखोगे? अप टू 31.4 डिग्री सेल्सियस वाटर डिजोल्व इन द सोडियम कार्बोनेट, बट आफ्टर 31.4 डिग्री सेल्सियस डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस। दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। ये था बेटा सेकंड फैक्टर भी आपका हो गया, टेम्परेचर, जो सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करने को क्या करता है, अफेक्ट करता है। हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे आपके पास है बेटा थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर कौन सा है? थर्ड और इंपॉर्टेंट फैक्टर ज्यादा नहीं है ये, थर्ड फैक्टर है बेटा प्रेशर। अरे एक बात बताओ, कभी कोई सॉलिड है उसको आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो तो क्या उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा? अरे प्रेशर का इफेक्ट तो गैसेस पे होता है, प्रेशर गैस का होता है, सॉलिड और लिक्विड का तो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए क्या है, इट हैव नो सफिशिएंट इफेक्ट ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो डिजोल्यूशन जो सॉलिड जब लिक्विड में करते हो तो प्रेशर का कोई सफिशिएंट इफेक्ट नहीं है, केवल इन दो फैक्टर का होता है, नेचर का और टेम्परेचर का। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बढ़े फिर आगे, आगे देखिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे है हमारे पास सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन, अभी तक सॉलिड इन लिक्विड था, अब हमारे पास क्या आ गया, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर आप किसी गैस को क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, तो क्या करेगा। अब आपके पास एक है, जैसे कि गैस लिक्विड में डिजोल्व होती है या नहीं होती, ये भी मायने में होगा। अरे आप सबने वाटर को सुना है, वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होती है बेटा। कहां से पता चला? अरे हम अक्सर सुनते हैं जो मछलियां हैं, फिशिज हैं, या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स सांस कहां से लेते हैं, ब्रेथिंग कहां से करते हैं, ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? उनको तो भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहां से लेते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होती है। तो गैसेज भी क्या होती है बेटा, लिक्विड में डिजोल्व होती है। इसका एग्जांपल है O2 डिजोल्व्ड इन द वाटर which is used by the aquatic animals for breathing। सांस लेने के लिए aquatic animals के द्वारा वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यूज की जाती है। It means we can say gases also dissolve in liquid। इसका मतलब हम कह सकते हैं गैसेज भी किस में डिजोल्व होती है बेटा, लिक्विड में डिजोल्व होती है। किस में डिजोल्व होती है, लिक्विड में डिजोल्व होती है। तो पता चल गया बेटा। अब आपके पास क्या है, लेकिन ऑक्सीजन है, ये गैसेज है, ये कैसे डिजोल्व होती है, ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होती है या कम अमाउंट में डिजोल्व होती है, किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये देखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो सुनते जाइएगा एक एक करके। सबसे पहला फैक्टर है
आपने अभी अभी सुना भी था, पढ़ा भी था, नेचर। यहां पे किसका नेचर देखेंगे बेटा? मेन तो है नेचर ऑफ गैस। किसका देखोगे? नेचर ऑफ गैस देखा जाता है, ठीक है। वैसे नेचर ऑफ लिक्विड भी देखा जाता है, लेकिन नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड ये भी आप लिख सकते हो अगर दोनों का नेचर सेम है। ये बोथ है सेम नेचर। अभी तो बताया था लाइक डिजोल लाइक। अगर दोनों का नेचर सेम है तो ये क्या होंगे भैया? एक दूसरे के अंदर डिजोल। इसको लिक्विड में डिजोल करने का फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ गैस। ये क्या कह रहा है? इन दोनों गैसेस का जो नेचर है वो नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या नेचर नहीं तो केमिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए? केमिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, तब तो ये क्या होंगे? डिजोल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे कि HCl गैस है, HCl गैस वाटर में क्या होती है? डिजोल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, इसलिए इसका कैसा नेचर है? पोलर। और जो HCl गैस है आपकी, जो HCl गैस है वो भी पोलर है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये भी कैसी है? पोलर। इसलिए तो कह रहा हूं जो पोलर गैस है वो हाईली डिजोल होंगी, नॉन पोलर वाली वाटर में डिजोल नहीं होंगी। यानी कि गैस का और जो लिक्विड है इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर नेचर सेम है तो ये गैस कैसी होंगी? डिजोल होगी लिक्विड में, अदरवाइज कैसी नहीं होगी? डिजोल नहीं होगी। इसलिए आप केमिकल सिमिलरिटी चेक करोगे या फिर किसको चेक करोगे? नेचर को चेक करोगे। ये फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड विच इफेक्ट द सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ओके बेटा। अब सेकंड फैक्टर सुनिएगा। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? सेकंड फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, जो हमने पीछे भी पढ़ा था जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया था। तो सेकंड फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कह रहा है उसकी सुनिएगा। सबसे पहले तो फिर से टेम्परेचर की जहां पे बात आए तो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए बेटा? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। किसके बारे में पता होना चाहिए? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बात है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया था एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और एंडोथर्मिक के लिए कैसा टेम्परेचर होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। किया था ना यही हमने। अब सुनिएगा, गैस जब लिक्विड में डिजोल्व होती है, गैस जब लिक्विड में डिजोल्व होती है, गैस इन लिक्विड, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है बेटा। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। किसी भी गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना ये कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। इसलिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हो तो बेटा टेम्परेचर को कैसा रखना पड़ेगा? आपको लो रखना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा अमाउंट में किसी भी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो आपको टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा बेटा? लो रखना पड़ेगा टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी लो इफ वी वांट टू डिजोल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस इन लिक्विड। गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना एक्सोथर्मिक है बेटा। एक ही टाइप का प्रोसेस होता है, ये हो जाएगा। इसलिए तो एक एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने, तो आप लिखोगे जब टेम्परेचर में आए तब आप बताओगे डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो इफ वी वांट टू डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड देन टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बेटा? लो होना चाहिए। अब इसके बारे में सुन लीजिएगा। आप टेम्परेचर लो का एग्जांपल भी दे देता हूं। आप एक बात बताइएगा, एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल। आपके पास एक हॉट वाटर है, एक हॉट वाटर लेक है और एक कोल्ड वाटर लेक है। आपके पास दो टाइप की लेक है बेटा, झील है, एक कोल्ड वाटर की है, एक हॉट वाटर की है। प्रैक्टिकली है ये बात, ठीक है। आपके एक लेक में कोल्ड वाटर है, एक लेक में हॉट वाटर है। हॉट वाटर वाली का टेम्परेचर कैसा है? हाई। इसका टेम्परेचर कैसा होगा बेटा? हाई। और कोल्ड लेक वाली का टेम्परेचर कैसा होगा? लो। और मैंने अभी अभी बताया है गैस उसमें ज्यादा डिसॉल्व होगी जहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? लो। इसका मतलब कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होगी और हॉट वाटर के अंदर ऑक्सीजन लो अमाउंट में डिसॉल्व है। किसमें डिसॉल्व है? लो अमाउंट में। तो हॉट वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम डिसॉल्व है,
कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्ड है। ये कैसे प्रैक्टिकली पता चला बेटा? प्रैक्टिकली पता चला जब आप फीसिज, मछलियों की संख्या देखते हो, फीसिज, तो फीसिज आर प्रेजेंट मोर इन कोल्ड वाटर लेक एज कंपेयर टू हॉट वाटर लेक। वाई क्वेश्चन बन गया आपके पास। ठंडे पानी की झीलों में मछलियां ज्यादा मिलती हैं और गर्म पानी की झीलों में मछलियां कम मिलती है। ऐसा क्यों है? मछलियों को चाहिए ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजोल्व होती है वो वाली ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, और वो जिस वाटर में ज्यादा होगी वहां पे मछलियां ज्यादा होंगी। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होती है, उस ऑक्सीजन का यूज करके मछलियां क्या करती है? सांस लेती हैं, तभी तो लंबे समय तक जीवित रहेंगी। इसलिए कोल्ड वाटर में मछलियां ज्यादा मिलती हैं और हॉट वाटर में क्या मिलती है? कम। तो आपसे क्वेश्चन बन गया, इन कोल्ड वाटर लेक कंटेन मोर अमाउंट ऑफ फिशेज एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तब आप बताओगे हॉट वाटर हैव हाई टेंपरेचर, सो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन लो अमाउंट, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमने रीजन दे दिया। अब साथ में कोल्ड वाटर में क्या बताओगे बेटा? कोल्ड वाटर में क्या कहोगे? कोल्ड वाटर में कहोगे हियर टेंपरेचर इज लो, सो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन मोर अमाउंट, हेंस in the cold water feces are high as compared to hot water। बोलो बेटा ये समझ में आया नहीं आया? सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। अब थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर सुनिएगा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, उस फैक्टर को आप सुनिएगा। तो थर्ड फैक्टर है जो क्या करता है? गैस को लिक्विड में डिजोल्व होने को अफेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड फैक्टर आपका जो है वो क्या है? थर्ड फैक्टर की अच्छे से सुनिएगा। टेम्परेचर के बाद थर्ड फैक्टर है बेटा प्रेशर। क्या है? प्रेशर है बेटा थर्ड फैक्टर। और ये प्रेशर क्या कहता है? इस प्रेशर की भी सुन लो जरा। ये प्रेशर क्या कहता है? अब आप एक बात बताओ, गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हो, किस में डिजोल्व करना चाहते हो? लिक्विड में। तो प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर मान लेते हैं ये हमने लिक्विड ले लिया और यहां पे इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया और इसमें क्या है? यहां तक लिक्विड है और ये गैस है। पिस्टन के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाओगे तो प्रेशर बढ़ा रहे हो। प्रेशर बढ़ाते गए तो एक समय ये लिक्विड यहां तक था, ये गैस इतना हो गया, ये लिक्विड यहां पे आ गया, और ये गैस के पार्टिकल नजदीक नजदीक आ गए, नजदीक आ गए, तो ये गैस किस में चेंज होगी बेटा? लिक्विड में। लिक्विड में चेंज होगी तो ये गैस इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इसलिए कह रहा हाई द प्रेशर मोर द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन लिक्विड। ये एक प्रैक्टिकल किया गया था बेटा। क्या किया? एक लिक्विड ले लिया, उसके ऊपर गैस है, गैस के ऊपर पिस्टन है, पिस्टन से प्रेशर बढ़ाते गए तो जो ये गैस थी ये लिक्विड में चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी तो ये इस लिक्विड में ज्यादा, जो ये लिक्विड था इसके अंदर डिजोल्व हो गई। इसलिए क्या कह रहा है? अब ये गैस इस लिक्विड में डिजोल्व क्यों है? क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रेशर लगा रखा है बेटा। क्या लगा रखा है? प्रेशर लगा रखा है। लेकिन एक बात और सुनिए, जितनी गैस यहां पे है उतनी गैस इस लिक्विड में, इस लिक्विड वाली गैस और ये जो ऊपर गैस है इसके अंदर इक्विलिब्रियम है। क्या मतलब इक्विलिब्रियम? जितनी गैस यहां से इस लिक्विड में डिजोल्व होने के लिए जा रही है उतनी गैस इस लिक्विड में वापस ऊपर आ रही है। ये इक्विलिब्रियम के अंदर है बेटा। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये किस पे डिपेंडेंट है? इस गैस के प्रेशर पे जो हमने बाहर से लगा रखा है। अगर इस प्रेशर को हटा दूंगा तो ये इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। इक्विलिब्रियम टूटते ही जो इस लिक्विड में गैस डिजोल्व है वो कहां पे आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। कहां पे आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। इसलिए क्या कर रहा है? अगर आप ज्यादा से ज्यादा गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हो तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। और टेम्परेचर आपने पढ़ा कैसा होना चाहिए? लो। तो हाई द प्रेशर ऑफ द गैस, हायर द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन द लिक्विड, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? डिजोल्व्ड होगी। अब ये क्या कह रहा है? ये जो गैस है ये इस लिक्विड के ऊपर भी गैस है और कुछ गैस इस लिक्विड में चली गई है। जो इस लिक्विड के ऊपर गैस है इस गैस के प्रेशर को बोलते हैं हम, इस गैस के प्रेशर को बोला जाता है बेटा पार्शियल प्रेशर। क्या नाम दिया जाता है बेटा? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कहां पे? ये इस लिक्विड की सतह के ऊपर जो ये गैस बची हुई है, अरे ये देखो, ये यहां तक का लिक्विड है, हमने ये प्रेशर लगा रखा है, ये गैस है, ये सारी गैस यहां पे नहीं है, कुछ गैस इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व्ड है, ये इक्विलिब्रियम ऐसे। यहां पे इस गैस का, ये गैस जो है इसका प्रेशर है, इस गैस के इस प्रेशर को मैंने क्या नाम बताया तुम्हें?
पार्शियल प्रेशर। इस प्रेशर को आप बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा गैस इस लिक्विड में क्या हो जाएगी, डिजोल्व। लेकिन बेटा इस लिक्विड के अंदर जो डिजोल्व गैस है वो और जो यहां पे बाहर जो गैस है उसके बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। जितनी गैस इस लिक्विड में डिजोल्व रहती है उतनी गैस यहां पे, तो ये एक टाइम पे क्या है, गैस डिजोल्व, जितनी अमाउंट में डिजोल्व होगी उतनी अमाउंट में बाहर आ जाएगी। तो ये क्या बेटा, प्रेशर। एग्जांपल, आप कोल्ड ड्रिंक का यूज करते हो, कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हैं तो उसमें से वो लिक्विड बाहर क्यों आता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है मान लेते हैं, इसके अंदर देखना क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड था और उसके अंदर CO2 गैस हाई प्रेशर पे डाल रखी है अब, और ये ऊपर से बंद है। अब CO2 गैस इसके अंदर डिजोल्व है, जब आप खोलोगे बेटा तो यहां पे क्या है, इसके अंदर कुछ स्पेस भी होता है, तो यहां पे इस गैस के बीच में और जो ये इस बोतल में खाली स्पेस होता है ना, यहां पे भी गैस है, इस गैस के बीच में और इस लिक्विड के अंदर जो डिजोल्व्ड CO2 उसके बीच में इक्विलिब्रियम है। जैसे ही आपने खोला, खोलते ही इसमें प्रेशर कम हो गया, क्यों, अभी तक प्रेशर हाई था, बोतल खोलते ही प्रेशर इन्वायरमेंट के इक्वल हो गया। पहले क्या था, जितना हमने लगा रखा था। अब क्या होगा, वो जो गैस इसके अंदर डिजोल्व है वो बाहर आएगी, बाहर जब निकलेगी तो अपने साथ क्या लेके निकलेगी, लिक्विड को लेके निकलेगी। किसको लेके निकलेगी, लिक्विड को लेके निकलेगी। इसलिए कह रहा है, इसका मतलब इसके अंदर गैस डिजोल्व थी, लेकिन कब, जब प्रेशर कैसा था, हाई। इस प्रेशर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ आता बेटा, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ आता है, हेनरी लॉ। वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी इतना ही पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिएगा, when we open the cold drink bottles, when we open the cold drink bottles, then liquid come out from the bottle, why? Then liquid come out from the bottle, why? आप इसका आंसर खुद से लिखोगे, अगर आपको फिर भी डाउट रहता तो मेरे से आप डिस्कस करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।